हाय एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पहले 6 यूनिट हुआ करती थी और इस बार यूनिट्स इन लोगों ने कम कर दी हैं। तो ये बताने का मेरा रीज़न ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हों तो वो आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन कुछ यूनिट्स हैं जो हटा दी गई हैं, तो उस यूनिट्स को आप ना ही देखें तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो बच्चे इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट होंगे, ए, बी और सी, यानी कि इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके 3 पार्ट होंगे। जो रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट हैं उनको ए और बी पार्ट करना पड़ेगा, और जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उनको तीनों ही पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है। रेगुलर का जो पेपर है मोस्ट लाइकली 50 नंबर का आएगा, और एसओएल का जो पेपर है वो मोस्ट लाइकली 70 नंबर का आएगा। ठीक है। रेगुलर का जो पेपर है वो 1 घंटे 45 मिनट का है, और जो एसओएल का पेपर है वो 2.5 घंटे का है। कुछ यूट्यूब वीडियोस में गलत जानकारी दी जा रही है कि एसओएल का पेपर 2 घंटे का है, तो प्लीज़ ऐसी वीडियो से सावधान रहिए। ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप एसओएल के स्टूडेंट हो 70 नंबर का ये पेपर आएगा मोस्ट लाइकली 2.5 घंटे का। ए बी सी 3 पार्ट होंगे, तीनों पार्ट क्वेश्चन पेपर के करने होंगे। अगर आप रेगुलर या एनसीवेब के स्टूडेंट हो तो मोस्ट लाइकली 50 नंबर का आपका पेपर आएगा, 1 घंटे 45 मिनट का आपका पेपर रहेगा, और ए और बी 2 पार्ट्स आपको इसमें करने होंगे। अब मैंने कुछ पेपर्स यहाँ पर प्रिपेयर करे हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं बेस्ड ऑन प्योर प्रीवियस ईयर पेपर, और सिर्फ उसी यूनिट्स में से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जो यूनिट्स आपके सिलेबस में हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में भी हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति से आप क्या समझते हैं। हाउ डज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हेल्प टू सॉल्व वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। बहुआयामी दृष्टिकोण विभिन्न पर्यावरण को हल करने में कैसे मदद कर सकता है। अब बेसिकली ये है कि जो एक इन्वायरमेंट की स्टडी होती है वो बहुत ही वाइड स्टडी होती है, उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, बहुत लीगल है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इन्वायरमेंट की स्टडी करने में। इसलिए इस इन्वायरमेंट की स्टडी को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहा गया है। तो आप इसको अगर एक्सप्लेन करते हो तो अलग अलग जो अप्रोचेस है इन्वायरमेंट के वो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। प्लस आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, वो इन्वायरमेंट की पॉल्यूशन को हेल्प करने में मदद करता है। तो ये सदाबहार क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आया है। इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर से प्रिपेयर करें। इसके अलावा हमारा है, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। बेसिकली ये अलग अलग कुछ टर्म्स हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इस तरीके से अपना जो लाइफ को वो स्पेंड करना, सो दैट आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी आप रिसोर्सेज को सेव करके रख पाओ, इसको आपको थॉरोली डिफ़ाइन करना है। इसके अलावा जो आपका इन्वायरमेंट होता है उसके अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, तो इन चारों को आपको डिफ़ाइन करने को आ सकता है। सतत विकास, स्थल मंडल, जल मंडल और जीवन मंडल को परिभाषित करें। डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल जो एक पार्ट होता है इन्वायरमेंट का, उसके जो अलग अलग घटक होते हैं, विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। वायुमंडल के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। इकोसिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं। अपने आसपास की सराउंडिंग में लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों को मिलाकर जो भी चीज़ें बनती हैं इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली यही आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड इन एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिकता पिरामिड क्या है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन एन इकोसिस्टम। एक पारितंत्रिक में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिडों की व्याख्या कीजिए। बेसिकली आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ सकता है।
एग्ज़ाम के अंदर चूँकि 3 सेक्शन में आपके पेपर को डिवाइड करा जाएगा, ए, बी और सी। अब रेगुलर और एनसीएफ का तो ए और बी करना है, एसओएल को सेक्शन सी भी करना है। तो मोस्ट लाइकली जो आपका क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग वेटेज में हो सकती हैं, अलग अलग सेक्शन में। जैसे कुछ ये पार्ट ए में 5 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, पार्ट बी में 10 नंबर के हो सकते हैं, पार्ट सी में 15 नंबर के। इस तरीके से आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। और ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ए पार्ट के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको 3 करने हैं। सिमिलरली बी पार्ट के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, आपको 3 करने हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है इंटरनल चॉइस भी आप लोगों से आ जाए हर एक क्वेश्चन के अंदर, बट मोर चांस यही है कि ओवरऑल होगी चॉइस, उसमें से कोई 3 या कोई 4 इस तरीके से आपको हर एक पार्ट में करने होंगे। इसके बाद है व्हाट इज़ द सक्सेशन इन एन इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तराधिकारी क्या है। एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट यू नो अबाउट इट। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, विस्तार से बताइए। यानी कि सक्सेशन के बारे में बताना है कि इकोसिस्टम के अंदर सक्सेशन का क्या मतलब होता है। सक्सेशन बेसिकली एक चेंज को कहते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर किसी स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया में चेंजेस हो जाता है, रिप्लेस कर देता है दूसरी स्पीशीज़ एक स्पीशीज़ को, बेसिकली इसी चीज़ को आपको आगे इसको एक्सप्लेन करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद है एक्सप्लेन द कंज्यूमर, द पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड द एडाफिक फैक्टर। ये अलग अलग टर्म्स है बेसिकली। उपभोक्ताओं, ऊर्जा के पिरामिड और एडाफिक कारक को समझाइए। इस पर शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं आप लोगों के, ये एडाफिक फैक्टर पे और ये पिरामिड ऑफ एनर्जी वगैरह पे। इसके अलावा है ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र को समझाइए। इसमें डिफरेंस आ सकता है, दोनों को एक्सप्लेन करने को आ सकता है कि ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। और फूड वेब जो होता है इकोसिस्टम में, वो आपको डिस्क्राइब करना है, दोनों चीज़ें क्या हैं एग्जाम्पल के साथ। किसी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का उचित उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इसके अलावा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाया है वो ये है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। स्थलीय और जलीय पारितंत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भी आ सकता है कि ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब जो अलग अलग टाइप्स हैं इकोसिस्टम के, उसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो अब ब्रीफली का मतलब है कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाओगे आप इकोसिस्टम के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, थोरोली उसको ब्रीफली एक एक पेज में या लेस देन 1 पेज में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसमें ये भी बताना है कि वो सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की भी चर्चा कीजिए। रिन्यूएबल, अच्छा ये क्वेश्चन पहले आ गया, थोड़ा इसको लेट डिस्कस करना था, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या इसमें आप ये भी पूछ सकते हो डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन लेट नहीं आया, अभी आया है, ठीक है। वो डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एनर्जी अलग है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज अलग है, तो दोनों को आप कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। नवीकरणीय संसाधनों और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर, ठीक है। ये संसाधन है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और इसमें एनर्जी के ऊपर भी आपका डिफरेंस आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आता ही है डिफरेंस आप लोगों का। और नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। जैसे लैंड रिसोर्सेज हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गए, ये सब चीज़ें आपको करना है। एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, ये आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में। और नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल में होता क्या है वो आपको बताना है, और इसके टाइप्स बताने हैं। इसके बाद सॉइल इरोजन क्या है, मृदा अपरदन क्या है, और एक्सप्लेन मेथड्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की विधियों को समझाइए। सॉइल इरोजन क्या होता है और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके मेथड्स आपको बताने हैं। इसके बाद एक्सप्लेन द इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग एंड डैम बिल्डिंग ऑन द इन्वायरमेंट। पर्यावरण पर खनन और बांध निर्माण के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। बिटवीन सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिसर्टिफिकेशन, मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण के बीच अंतर बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं दोनों चीज़ें, या अलग अलग भी पूछ सकते हैं,
या डिफ्रेंशिएट करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है भारत के जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट या सिंपली कहें नोट ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। आ सकता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर और वाटरशेड मैनेजमेंट पर, वर्षा जल संचयन पर या वाटरशेड प्रबंधन पर आपका शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। जलभृत को परिभाषित कीजिए। एक्यूफायर क्या होता है वो बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्यूफायर। परिरुद्ध और अपरिरुद्ध जलभृतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज की जो प्रॉब्लम है इंडिया में, इसके ऊपर नोट लिखने को आ सकता है और कैसे आप इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो, निपट सकते हो, उसके ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है। ये तो जनरल क्वेश्चन है कि वाटर रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को कैसे आप लोग निपट सकते हो, तो अपने जनरल माइंड थॉट से आप इसका आंसर लिख सकते हो और जो एक्चुअल में प्रॉब्लम चल रही है वाटर रिसोर्सेज की भारत के अंदर, वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ पे शॉर्ट नोट अगेन आ सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पर, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल पर और जियोथर्मल एनर्जी पर। इन पे नोट्स आ सकते हैं। यह आपका ऊर्जा संसाधन, गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा और विभिन्न प्रकार के कोयले और भूतापीय ऊर्जा, इस पर आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं। ये जीवाश्म ईंधन क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, इसके कोई 3 एग्जांपल्स आपको बताने होंगे। सोलार और विंड एनर्जी, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताइए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आ सकते हैं। सौर और पवन ऊर्जा के लाभ और हानि। पॉल्यूशन क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशन। प्रदूषण क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों एवं प्रदूषण का वर्णन कीजिए। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। एयर पोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। न्यूक्लियर हजार्ड्स का, कि न्यूक्लियर हजार्ड्स परमाणु खतरों के कारण क्या हैं, न्यूक्लियर हजार्ड्स के कॉजेज़ क्या हैं, इसका ह्यूमन पॉपुलेशन पर क्या प्रभाव है, मानव आबादी पर इसका क्या प्रभाव है न्यूक्लियर हजार्ड्स का। और इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं नॉइज़ पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ पर, वो आपसे पूछा जा सकता है। ह्यूमन की जगह ज्यूमन लिख दिया मैंने। करने को आ सकती हैं वाटर पोल्यूशन और इसमें बायोमैग्निफिकेशन, एल्गल ब्लूम्स और ब्लैक फुट डिसीज़। भोपाल गैस ट्रेजेडी, लंदन स्मोक डिज़ास्टर और आपका मिनमेड एपिसोड और गंगा पोल्यूशन, इसके ऊपर भी आपको नोट लिखने को आ सकता है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, इसके कॉजेज़ और कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके मेथड्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन द 5 आर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठोस उपस्थित प्रबंधन के 5 आर सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं, कुछ 15-16 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर से कवर अप कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्त यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। कुछ जनरल क्वेश्चन भी आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे आप अपना सिलेबस देखोगे, सिलेबस के अंदर ही कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर यूनिट 4 के अंदर जो आपकी पॉल्यूशन वाली यूनिट है, इसके अंदर जो मैंने डिस्कस करे हैं क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर हजार्ड या वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसके अंदर कुछ केस स्टडीज़ हैं। हालांकि इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी मैंने लिखा है आप लोगों को, भोपाल गैस ट्रेजेडी या गंगा प्लान या लंदन स्मोक वाला, तो इसके ऊपर क्या है, केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। दिल्ली एयर पोल्यूशन पर केस स्टडी आ सकती है। केस स्टडी के अलावा इसमें ये पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट कितना सेंसिटिव है, गवर्नमेंट क्या इसमें एक्शन ले रही है इन चीज़ों से रिलेटेड, कि एयर पोल्यूशन किस तरीके से रोका जाए। गंगा एक्शन प्लान क्या है, इसके ऊपर ज़रूर से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लास्टिक रिसेंटली बैन करे गए थे इंडिया के अंदर, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्यों बैन करे गए थे, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए प्लास्टिक बैन होने के बाद, उसकी फीडबैक उसको देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या वो बैन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या आती, ये सब चीज़ें आप लोगों से ज़रूर से आ सकते हैं जनरल क्वेश्चन की कैटेगरी में। तो ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स तो बिल्कुल ऐसी होती हैं जो आप याद करके जाओगे तभी आप लिख पाओगे। जैसे बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो जनरल टर्म्स हैं।
लेकिन कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा सकते हैं जिसका आप आंसर लॉजिकली खुद बनाकर भी आप लिख सकते हो। जैसे आप एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हो, वाटर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हो, वाटर रिसोर्सेज की जो समस्या है उसको आप कैसे कम कर सकते हो, कैसे टैकल कर सकते हो। तो जनरल क्वेश्चंस भी आप लोगों के हैं, ये आप ज़रूर से करके जाइएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो डैम्स बन गए हैं आजकल, डैम्स जो बन जाते हैं, इन डैम्स की वजह से क्या क्या दिक्कत आती हैं वाटर रिसोर्सेज में या लैंड रिसोर्सेज में, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से करके जानी है, सो दैट जनरल क्वेश्चन भी अगर आए तो आप वो भी ईज़िली लिख सको। सिर्फ ऐसा नहीं है किताब से रट कर जाओगे तो ही आप पेपर पूरा करके आ रहे हो, जनरल क्वेश्चन भी इस पेपर के अंदर आ सकते हैं, वो भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।